लोग जो होते हैं ना वो इसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहते हैं कि पता नहीं ये जो लोग हैं ये क्या कहेंगे, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ। ये जो लोग हैं ये किसी के सके नहीं है, ये आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते, आप जो मर्जी कर लें। मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियली एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप अभी बहुत एज में छोटे हैं, लेकिन आपके आगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। साथ खास तौर पे जब आप कॉलेज लेवल में जाएंगे, अच्छे और बुरे लोग आपको मिलेंगे। आप अच्छे लोगों में आप उनकी अच्छाइयाँ ढूंढें, बुरे लोगों में आप उनकी बुराइयाँ ढूंढते हैं, बजाय इसके कि बुरे लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने के और अच्छे लोगों में बुराइयाँ ढूंढने के। क्योंकि कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिला है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई बुराई 100% ज़रूर होगी। कोई भी ऐसा नहीं होता। अब मैं हूँ, अगर इमेजिन करो मैं झूठ बोलने वाली हूँ, या मैं एक नेल बाइटर हूँ, या मैं कुछ भी करती हूँ, तो मेरे अंदर कोई अच्छी खूबी भी होगी। मेरे पास मेरे पास जो है बोलने का एक्सपीरियंस होगा, या मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा, मेरे पास कुछ ना। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे अंदर अच्छी खूबियाँ और अच्छी खामियाँ हर जगह होती हैं। तो आप लोग को अक्सर लोग जो होते हैं ना वो फ्रेंड्स को उनकी बुरी खामी की वजह से छोड़ देते हैं कि मेरे फ्रेंड अच्छे नहीं है, वो नहीं है। तो क्या आपके अंदर बुरी सोबत नहीं है? क्या आप बुरे नहीं हैं? क्या आप बुरा नहीं सोचते? सब कुछ होता है। आप बुरे इंसान को अच्छे इंसान में तब्दील करें, बजाय इसके कि आप उसे छोड़ दें। क्योंकि क्या पता कि आपकी ज़रा से स्टेप से अगला इंसान जो है चेंज हो जाए। चलें, हम लोगों की बातें तो होती रहेंगी, हम लोग इस चीज़ पे भी कन्विंस करते रहेंगे, इन चीज़ों को सीखते रहेंगे, इन चीज़ों पे बातें भी करते रहेंगे, और हमारे नॉलेज में जो है वो इजाफा भी होता रहेगा। हम नई से नई चीज़ें सीखते हैं, नई से नई नॉलेज हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं। हमारी लाइफ टाइम में इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कौन सा हादसा कैसे पेश आ रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यूसली करते जा रहे होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी को कभी भी एक जर्नी की तरह नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग बस उससे जी रहे होते हैं। अगर पेरेंट ने कह दिया है ना फर्स्ट आना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने फर्स्ट आना है। हम ये नहीं देखते कि हमारी खुशी किस में है, हमारे ख्वाब किस में है। हम सबको एक साइड पे रख देते हैं और अपने पेरेंट्स को खुश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है और वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। सो अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को भी पूरा करने साथ अपने ड्रीम्स को भी टाइम दें। उनके बाद में हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने अपने ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं किया, हमने अपने अचीवमेंट्स गोल्स को क्यों नहीं पूरा किया, हमारे गोल्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं थे, हमें हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं नज़र आ रही थी। हमें 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 हमारी प्रायोरिटी को देखना चाहिए था, हमें हमारे ख्वाबों को पूरा करना चाहिए था। हमारे एक्सट्रीम गोल्स थे, हमें उन गोल्स को देखना चाहिए था, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए था। ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, फलाना नहीं होना चाहिए था। अपने गोल्स को देखें, अपने बारे में भी सोचें और अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचें, और सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। दूसरा ये है कि आप लोग अभी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों की नई से नई स्टार्ट होनी है, आपको नई से नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और अक्सर स्टूडेंट्स का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, वो सोचते हुए होता है लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है। बट मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, हर किसी के पास हर तरह का नॉलेज होता है। कुछ दिमागी तौर पे इतने तेज़ होते हैं कि वो बैठे बैठाए बहुत सी बातें याद कर लेते हैं। कुछ इतने तेज़ होते हैं कि वो एक दफ़ा सवाल देखते हैं तो उन्हें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती उस सवाल को रिवाइज करने की। उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है। हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। कभी भी किसी के टैलेंट को जज नहीं करना चाहिए, किसी के टैलेंट को टॉन्ट नहीं करना चाहिए, किसी के टैलेंट को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर आपके पास, क्या पता जो आपके पास है वो किसी और के पास ना हो, और जो आपके पास नहीं है वो उस इंसान के पास हो, तो किसी को भी इस चीज़ से नहीं कहना चाहिए कि भाई मुझे तो बड़ा आता है तुम्हें नहीं आता। सबको आता है, हर किसी के पास एक जैसा दिमाग है, हर कोई एक जितना इस्तेमाल करता है। क्या पता कि अगर आप आज मैथ के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या पता कोई दूसरा अपना यही दिमाग अपनी ज़िंदगी संवारने में इस्तेमाल कर रहा हो। क्या पता
वो अपने बिहेवियर को, अपनी नेचर को, अपनी सोच को बदलने में यूज़ करो। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी को जज ना करें। ये आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ये काम आने वाली हैं आगे ज़िंदगी में। तो हम जजमेंट को अब साइड पे रखते हैं, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें रेशो में चेंज करना है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं कि गिवन डाटा में A/B 5/8, यानी कि हमारे पास A/B इक्वल है 5/8 के। ठीक है, और हमें जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, मतलब हमारे पास जो रेशो पॉइंट गिवन है, द रेशो इज हमारे पास क्या है 3A + 4B। रेशो 5A + 7B। अब जब मैं इसे करूँगी, मैं इसे चेंज फ्रैक्शन फॉर्म में करती हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँ B के साथ, मैं कर सकती हूँ, मैं B के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा AB + BB। डिवाइड कर लें, डिवाइड ही होगा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा। 1/B के साथ मल्टीप्लाई कर लें या B के साथ डिवाइड कर लें, यहाँ पे डिपेंड करता है, B/A। ओके, अब ये देखें, अब मुझे पता है, मैंने पीछे पढ़ा, क्या कहा था कि AB जो है वो इक्वल है 5/8 के। मैंने यही चीज़ बोली है पीछे। अब ये चीज़ मैं इधर पुट कर दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा 3 5/8 + 4 1, ये 1 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर 3, ये 5 है, 5/8 + 7, ये चीज़ आ गई। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 15/8 + 4, 25/8 + 4, 7। ठीक है, अब आप लोग इधर एलसीएम ले लें। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 8 आ जाएगा, 15 + 32 ओवर 8 आ जाएगा, 28 + 56। अब ये 8 इसके साथ कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 15 + 32, 28 + 56। तो मेरे पास आ जाएगा 47/81। तो मेरे पास रेशो आ जाएगी 3A + 4A 5A + 7B इक्वल है 47/81। और ये हमारा आंसर था। हमने क्या किया, हमें एक रेशो डिफाइन दी थी, हमने AB को इक्वल कर लिया इसके। फिर हमने AB बनाने के लिए हमने B के साथ डिवाइड कर लिया, और जब हमने B के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास AB बन गया। फिर हमने AB की वैल्यूज़ पुट की, फिर हमने उन्हें कटिंग किया, फिर हमने उन्हें ड्राइव किया, और फिर हमारे पास फंक्शन आ गया। और ये था हमारा रेशो की लास्ट एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, वो हमारा आ रहा है प्रपोजिशन का, यानी कि चैप्टर का जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रपोजिशन का। और अब हम प्रपोजिशन को देखेंगे, हमारे पास प्रपोजिशन क्या होती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे रिलेशंस क्या होती हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको रेशो के बारे में समझ आ गई होगी कि हम रेशो को हमने 4 मेथड से ड्राइव करना सीखा। फर्स्ट रेशो में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हों तो हम उन्हें रेशो में कैसे डिफाइन करके, कैसे फ्रैक्शन में चेंज करके, कैसे कट कर सकते हैं। फिर सेकंड में उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो इक्वल है इन रेशो पॉइंट्स के। फिर हमने उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, फिर उनसे वैल्यूज़ निकाली। फिर थर्ड में उन्हें हमें कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हमने कोई भी नंबर फाइंड करना है, तो हमने उस फंक्शन को पहले इस नंबर के साथ जो है इन वैल्यूज़ के साथ डिफाइन किया, फिर हमने वो नंबर फाइंड किया। थर्ड में हमें उन्होंने कहा कि हमारे पास हमने रेशो फाइंड करनी थी किसकी, 3A + 4B की और 7A + 5B की। और फिर हम लोगों ने उनकी रेशो फाइंड करने की, उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, फिर हमने उन पॉइंट्स को सपोज किया, फिर हमने पुट किया वो पॉइंट बना के, और फिर बाद में हमने फाइंड किया। और इस तरह जो है हमारे पास जो है ये ड्राइव हो गया।
ठीक है। और ये जो सारे मेथड्स हैं आप लोगों को रिमेंबर होने चाहिए कि हमारे पास रेशो डिफाइन करने के 4 मेथड्स हम लोगों ने सीखे थे। और इसके अलावा इसकी हमने हिस्ट्री सीखी थी। अब आ जाते हैं हम लोग प्रपोजिशन की तरफ। अब प्रपोजिशन की हिस्ट्री पे आएंगे और प्रपोजिशन की डेली यूजेस पे आएंगे, फिर प्रपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, उसकी डेली यूजेस क्या होते हैं डेली लाइफ यूजेस में। अब जैसे आप लोग कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी कितनी एनर्जी यूज़ होती है, कितना आपका टाइम यूज़ होता है, वो सारा कुछ सारी ड्यूरेशन वगैरह जो होती है वो प्रोपोर्शन से यूज़ होती है। उसके बाद स्पीड के अंदर आप कितने डिस्टेंस में कितनी स्पीड तय करते हैं, वो सारा प्रोपोर्शन से फाइंड करते हैं। उसके बाद आपके पास अर्निंग, आपके वर्क कितना आपने काम किया, उसके हिसाब से आपके पास अर्निंग में कितनी इंक्रीजिंग आई, कितनी अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग हुई, कितना आपका अमाउंट कम हो गई। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि आपके पास आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया फॉर एग्जांपल, आपके पास डेली कितने पर्सनस आए, आपके किस फूड को ज़्यादा पसंद किया गया, किसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, किसकी वैल्यू कम हुई, ये सारा कुछ आप प्रोपोर्शंस में देखते हैं। तो फिर आप उस चीज़ की बेस पे जो होता है ना आपका वो जो होता है वो डाटा वगैरह सारा एनालिसाइज ये सारा कुछ होता है प्रोपोर्शंस में आ जाता है। लाइक आप एक बिज़नेस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसके प्रोपोर्शन, उसकी वर्किंग को डिसाइड करने के लिए, आप कुछ भी काम करने के लिए, आप उसके टाइम लिमिट को डिसाइड करने के लिए आप पहले अपनी एनर्जी देखते हैं, फिर सारी चीज़ों को आप एक वे में डिसाइड करके फिर आप एक फ़ैसला करते हैं। तो मैं सारा कुछ प्रोपोर्शंस में आ जाता है। आप इसे प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, लाइक किसी के ऑपोजिट जाना। ठीक है। अब आप एक काम, आप एक वर्क है, अब उसके ऑपोजिट एनर्जी होगी, उनके जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी के बेस पे आप हार्ड डिपेंड करते हैं। लाइक एक इंसान है, वो दिन में कितने घंटे जो है वो पढ़ सकता है, तो वो आप अपनी लिमिट, अपनी एनर्जी को देख के वो चीज़ सारा कुछ डिसाइडिंग जो होती है वो आप एक प्रोपोर्शनल के बेस पे करते हैं। और ये सारा कुछ जो आ जाता है ये प्रोपोर्शन में आ जाता है, ये हमारे डेली लाइफ यूजेस में ये फैसले होते हैं। लाइक एक टीचर का लेक्चर टाइमिंग कितना होना चाहिए, स्टूडेंट को कितनी देर में किस चीज़ की समझ आएगी, ये सारा कुछ जो होता है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करना, उसकी एनर्जी को जज करना, ये सारा कुछ हम बाय प्रोपोर्शनल अपने माइंड के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन इससे बाय प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं कि हमारा माइंड जो है वो भी कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसमें भी हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं उन्हें जनरेट करके, उन्हें फाइंड करके जो है ये चीज़ फाइंड करते हैं और फिर हमारा जो है ना वो वर्क डिफाइन होता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं और इसकी definition आती है proportional is a statement which expresses an equivalence to two ratios. If two ratios A, B and C, D are equal, then whereas then A ratio B is equal to C D ratio D, then derivative A, D are the extreme and B are the means. Symbolically, the proportions of A, B, C, D is written as A ratio B double ratio C double ratio, यानी कि A ratio B is equal to C ratio D. अब हम इसमें उन्होंने क्या किया, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, यानी कि हमारे पास दो रेशोज़ हैं, हमने उन्हें इक्वल प्रूफ किया, तो हमारे पास जो होता है ना ए का डी के साथ कम्बिनेशन होता है और बी का सी के साथ कम्बिनेशन होता है। इस तरह ही होता है ना, हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी सी डी, तो हमारे पास क्या आता है, ए का डी के साथ और बी का सी के साथ कम्बिनेशन हमारा बनता है। तो ये जो हमारे पास कम्बिनेशन बनता है ना, इसमें ए डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं और बी सी को हम मीन्स कहते हैं। और उसके बाद इसमें हमारे पास इसे ड्राइव करने के ये दो मेथड हैं, यानी कि इक्वल को डबल डोर्स के साथ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इक्वल के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। यानी कि आपके पास, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि आपके पास दो हैं, आपको एनर्जी और स्पीड फाइंड करनी है। आप एनर्जी के इन्वर्स, आपके पास एक डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको स्पीड का पता चलेगा, स्पीड आपको स्पीड का पता है तो आपको डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। आपको एनर्जी का पता है तो आपको वर्क का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको एनर्जी, उसकी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है उसका अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपने वर्क देखा हुआ है। तो वो सारा कुछ जो आ जाता है ना वो प्रोपोर्शन में हम लोग फाइंड करते हैं। प्रोपोर्शंस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं, वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, मे बी आपको इसमें बताया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसमें बताया जाएगा, वो क्योंकि वो फिज़िक्स के अंदर टॉपिक के अंदर आ जाता है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन होगी लेकिन इतनी होगी नहीं। ये प्रोपोर्शंस की टाइप होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स। तो वो उस हिसाब से फिर एग्जांपल्स बनती हैं, हमारे डेली लाइफ यूजेस बनते हैं और वो सारा कुछ होता है। लेकिन इसकी बस जो होती है ना वो इंक्रीजिंग होती है। जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आपको कितने कस्टमर्स, आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स आए, उसके बाद आपकी कितनी इनकम इंक्रीजिंग हुई, फिर आप उसका प्रोपोर्शन लेके आप सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू, आपको कितना डिस्काउंट हुआ, आपको कितनी जो आपने जो वैल्यू होती है, आपको कितनी जो प्राइस है आपकी लिमिट से ज़्यादा मिली, ये सारा कुछ जो आ जाता है ना उसमें आ जाता है। तो इसकी जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होती है ना वो सारा कुछ ऐसे ही डिफाइन होता है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ इसमें सीखनी है, हम लोग इसे फाइंड करना सीखेंगे, हम लोग इसे
जानना सीखेंगे हम लोग, इसमें ये ड्राइव करना सीखेंगे कि हम लोग इसे कैसे सपोज कर सकते हैं, हम इसे इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, और हमारे मैथ में इसमें क्या क्या मिलेगा। जैसे हमने रेशो में डिफरेंट तरीके से फाइंड करना सीखा, ऐसे हम प्रोपोर्शंस को भी डिफरेंट मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। और इसके अलावा हमारी ये दो टॉपिक्स हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, इसकी अब दो एग्जांपल्स हैं, हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि स्ट्रीम प्रोडक्ट कैसे है और इक्वल होते हैं मीन प्रोडक्ट्स के। ये देखें, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती हैं तो ये स्ट्रीम प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये मीन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे यही काम करना है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दी है, हमने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स को। अब एक्स को हम लोगों ने फाइंड करना है, तो एक्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें चार वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 मीटर्स में है और 2 किलोमीटर्स में है। हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, एक हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू होगी और एक हमारे पास प्रोडक्ट वैल्यू होगी। फिर हम एक्सट्रीम वैल्यू को जो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बनाएंगे और प्रोडक्ट वैल्यू बनाने के बाद फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम एक्सट्रीम वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू बनाने के बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं और इस एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या समझ आई, हमने इससे क्या सीखा है और हमारा इसमें कौन सा पॉइंट जो है वो अनक्लियर रह गया और कौन सा पॉइंट नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट में डिटेल से करते हैं और उसके बाद फिर बाद में हम लोग अपने जो नेक्स्ट जनरल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये रेशो में है, तो मैं ऐसे इस तरह भी के तो कर सकती हूँ ना, 16 मीटर रेशो 9 रेशो मीटर इज़ इक्वल टू, और 200 kg रेशो x kg, ठीक है। अब इसके बाद मैं दो मेथड्स कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे ही इन्हें कर दूँ कि ये मेरे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट है और ये मेरे पास जो है इस तरह करके ये मेरे पास एक्सट्रीम आ जाएंगे और ये मेरे पास, और फिर मैंने सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। वो ये मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 16x आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 20 × 90। अभी मेरे पास x इज़ इक्वल आ जाएगा 20 × 90/60, और फिर ये जो मल्टीप्लाई होंगे और फिर मेरे पास जो वैल्यू आएगी और वो मेरे पास होगी x की वैल्यू जो कि इक्वल होगी 30 की, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। इसके अलावा एक मेथड मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास है 16 मीटर रेशो 19 मीटर डबल रेशो 20 kg डबल रेशो x kg। नेक्स्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं करूँगी 60 मीटर 90 मीटर इज़ इक्वल टू 20 kg रेशो x kg। उसके बाद मैं कर लूँगी चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म। चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म कर लिया। अब जब हम चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख कर दूँगी 16 मीटर 16 90 इज़ इक्वल टू 20x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60x 20 क्रॉस 90, ये मेरे पास हो गई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और ये मेरे पास हो गई प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ये मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 20 क्रॉस 90 इज़ इक्वल टू 60, तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 30। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। दो मेथड्स मैंने आपको दिखाया, आप दोनों मेथड्स में से जैसे मर्जी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह एरोस के साथ जनरेट कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप उससे अगर ब्रीफली लॉन्ग क्वेश्चन की तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास 15 kg शुगर है, 70 kg जो है वो शुगर का रेट 560 रुपीज़ है। तो हम लोगों ने जो है वो 15 kg शुगर का रेट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रेशो फाइंड करना है ना। अब देखो हमारे पास किलोस तो हैं, यानी कि हमारे पास 50 kg भी है और हमारे पास 70 kg भी है। तो हमारे पास क्या नहीं है, x 560। अब हमने इसका रेट फाइंड करना है, ये x का हमने, तो हम यहाँ पे करेंगे 5/7 इज़ इक्वल टू x/560। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 15 मल्टीप्लाई होगा 560 से और 7 मल्टीप्लाई होगा x से। फिर मेरे पास आ जाएगा
x इज़ इक्वल टू 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 560/7 और फिर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/200। मैंने आपको क्या कहा था कि ये प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए भी, लाइक आप एक कस्टमर हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप देखें रेशो में क्या था, रेशो में हम चीज़ें बाय करना जानते थे, और अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि इसमें भी हम शॉपिंग वगैरह का आ जाता है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपको अगर आपने पहले आप 3 ग्राम चीज़ खरीद रहे थे, उसकी वैल्यू 300 रुपये थी, तो आपने 6 ग्राम खरीदनी है, उससे आप एक प्रपोजिशन वैल्यू के साथ आप उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये मेथड आप यूज़ करके। तो ये रेशो से ही निकला है, तो इसमें रेशोज़ की भी चीज़ें यूज़ होंगी, यानी डेली लाइफ में हम लोग इसे वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इंक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कितनी पेमेंट इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं शॉपिंग करने गई, मैंने 4 ड्रेस खरीदने थे, मेरे पास 5,000 था, तो मैंने 6 खरीद लिए, तो मेरा जो 6 ड्रेसेस का खर्चा होगा वो कितने का आएगा, क्योंकि अगर इमेजिन करो कि 1200 का एक ड्रेस आ रहा है, तो फिर 6 ड्रेस कितने के आएंगे। ठीक है, मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मेरे पास अगर मैं 5 ड्रेस खरीद रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर मैं 6 ड्रेस खरीदूँगी तो मुझे कितना आएगा। तो ये सारा कुछ आप प्रपोजिशंस के डिफरेंट मेथड, डिफरेंट फार्मूलाज फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको इतने डिटेल्स नहीं बताई, यहाँ पे आपको सिंपल सॉल्यूशंस बताए हैं। इन 2 सॉल्यूशंस को देखते हुए आपने सवाल करने हैं, और उन्हीं 2 सॉल्यूशंस को देखते हुए आपने इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो वेरिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, हम लोगों ने उसमें डिफरेंट 2 टॉपिक सीखे। 2 टॉपिक्स हमने कौन से सीखे, हमने रेशो सीखा और हमने वेरिएशन सीखा। वेरिएशन नहीं सीखा अभी, वेरिएशन हम नेक्स्ट सीखेंगे। हमने प्रपोजिशन प्रोपोर्शनल सीखा, अब प्रपोजिशन आ गया, प्रोपोर्शन कहने तो प्रोपोर्शन ईजी रहेगा। हमने प्रोपोर्शन की वैल्यू सीखी, उसे हमने देखा, उसके बाद हमने देखा हम रेशो की हिस्ट्री को डिफाइन किया कि रेशो किस तरह रेशो इनरेशनल वैल्यू से डिफाइन है, और प्रोपोर्शनल भी इनरेशनल वैल्यू से रेशो के साथ ही डिफाइन हुआ था। वैसे डिफाइन हुआ था क्योंकि जब हमारे पास प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ आ रही थी, तो हमारे पास जो इनरेशनल वैल्यूज़ में प्रोपोर्शनल्स में वैल्यूज़ आ रही थी, हमें कुछ कॉस्ट फाइंड करने थे, हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमने कुछ की अमाउंट्स फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है हमने इसे डिफ़ाइन करना सीखा, हमने इसे एक्सप्लेन करना सीखा, हमने कैसे इसे डिफ़ाइन करना है, हमने इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या सीखा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने जो है बताया कि अगर हमारे पास जो है वो डेली लाइफ में हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कुकिंग में, ग्लोसरी में, इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसकी एग्जांपल्स देखी, उसी एग्जांपल्स में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग रेशोज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले हमने सिंपल रेशो डिफ़ाइन करना सीखा, फिर हमने अगर हमने रेशो से किसी की वैल्यू डिफ़ाइन करनी हो, हमने वो वैल्यू फंक्शन डिफ़ाइन करना सीखा। हम अगर हमें कोई वैल्यू दी गई हो, उसे कहा हो कि हम इसे रेशो में कैसे ऐड करेंगे, हमने वो मेथड सीखा। फिर हमें रेशो वैल्यू दी थी, फिर हमें एक वैल्यू दी थी, उसे रेशो में हमने पुट करना सीखा, उस तरह की वैल्यूज़ को। फिर हमने प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ देखी, फिर हमने ये देखा कि हम प्रोपोर्शनल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल्स को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट में यूज़ होता है। फिर हम लोग जब किसी भी वैल्यू, किसी भी अमाउंट की, किसी भी चीज़ की कॉस्ट फाइंड करनी होती है, तो हम लोग प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग उसे कैसे ड्राइव करते हैं, किस तरह उसके फार्मूलाज, हमने उसकी 2 एग्जांपल्स देखी। हम लोगों ने उस फार्मूलाज को जनरेट करना देखा, हमने उसके मेथड्स को देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग अपनी लाइफ को किस तरह बेस्ट बना सकते हैं, हम लोग कैसे मेहनत कर सकते हैं, हम लोग कैसे सीख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, मैं अपना क्वेश्चन अगेन से रिपीट कर रही हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि आप लोगों ने ये बताना है कि हम रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों यूज़ करते हैं, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ ना करें तो हमें रियल लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये सवाल आप अपने माइंड में रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इशू क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगी, और हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस एक्सरसाइज पे होगा, और हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ जो है वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ होगा वो टिक एंड क्रॉस का भी होगा, कुछ आपसे क्वेश्चंस भी होंगे, और फिर बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम उस टॉपिक के बारे में भी कुछ सीखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। उसमें वेरिएशन आ जाएगी, फिर डायरेक्ट वेरिएशन होगी, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें सीखेंगे, फिर हम लोग इसमें इन्वर्स वेरिएशन सीखेंगे, उसकी एग्जांपल्स होंगे डायरेक्ट वेरिएशंस की। फिर बाद में हम लोग जो है वो मीन वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। और इस एग्जांपल्स के साथ हमारी जो कोशिश होगी, हमारा नेक्स्ट जो इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो हमारा 3.1 होगा। उसके क्वेश्चंस होंगे। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिंपल वैल्यूज़ दिया, हम इसका सिंपल रेशो लेके वैल्यूज़ निकालेंगे। थर्ड में उन्होंने हमें
जो है वो वैल्यूज़ बताई हुई हैं, हमने उसके मुताबिक रेशो लेना है। जिस तरह हमें टोटल ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है या गर्ल्स टू कॉलेज बॉयज़ फाइंड करना है, ये फाइंड करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, हमें ये फाइंड करना है। इसी तरह सवाल को आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और फिर बाद में हम लोग वेरिएशंस की डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस देखने के बाद इसके यूजेस को डिफाइन करेंगे। ये तो हो गया हमारा रिव्यू और हमारा कंटिन्यूस जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आज का आपका जो बेस्ट लेसन है वो मैं आपको देती जाती हूँ। हम लोगों ने ये चैप्टर तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन इस चैप्टर के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। मैं आपसे डिफरेंट सवाल कर सकती हूँ और मुझे उनके एक्टिव जवाब भी चाहिए, क्योंकि देखें आप स्टूडेंट हैं, आपने आगे इस चीज़ को लेके जाना है। मैं ये चीज़ पढ़ चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ का जस्ट ये फ़ायदा होगा कि मेरे नॉलेज में मुझे सीखने के लिए कुछ मिलेगा। मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपने इससे आगे अपनी एग्ज़ाम्स में यूज़ करना है। आगे आपने किसी को समझाना है तो आपसे कोई भी किसी तरह का सवाल कर सकता है। जो कुछ होते हैं ना दिमाग से थोड़े से ज़्यादा वो होने वाले, शो करवाने वाले, मुझे बहुत आता है, वो फिर आगे से इस तरह के सवाल करते हैं। उसके बाद आपको एक डीपली लेसन आज का देते जाते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में खुद को डिग्रेड मत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को इस तरह का बनाएं कि आपको कुछ भी हो जाए कोई आपको ये ना कह सके कि ये बच्चा वीक है। यहाँ तक कि टीचर्स भी हैरान हो कि इस स्टूडेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे, कहाँ से, क्यों, कर कैसे आ रही है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि स्टूडेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, टीचर्स भी आपसे आपके स्ट्रॉन्गनेस का राज पूछें। कभी भी खुद को इस चीज़ से ना लेके जाएं कि मुझे टीचर के आगे बेस्ट बनना है, मुझे अपने दोस्त के आगे बेस्ट बनना है, मुझे अपनी क्लास के आगे इम्प्रूव बनना है। खुद को ये लेके हर दिन एक नई जर्नी के साथ उठें और हमेशा ये सोच के उठें मुझे आज कुछ नया सीखना है। जब आप किसी नए की तलाश में जागते हैं ना, किसी नई चीज़ को ढूंढते हैं, तो फिर वो आपको नई चीज़ ज़रूर नज़र आती है। जब आप डेली की रूटीन की तरह, बोरिंग रूटीन की तरह उठते हैं ना कि अच्छा जाना है, अच्छा ये करना है, तो फिर आपकी वो रूटीन से आप उकता जाते हैं, क्योंकि इंसान एक रूटीन में नहीं रह सकता। अपने आप को हर दिन नए सीखने के अंदाज में लेके आए, नई चीज़ सीखने के हुए जागें। जिस तरह आप हर लेक्चर में आकर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिले, इस तरह आपको ये होना चाहिए कि जब इनका लेक्चर आएगा, आप मुझे आप ही कहते हैं, मैम कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना कहूँगी कि आपकी नज़र में मेरी जो भी रिस्पेक्ट है ये आपके अंदर है। मैं आपसे कभी भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं किसी को भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हटा नहीं सकती। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग इस उम्मीद के साथ आएँ कि आप लोग यहाँ पे ये नहीं सीखने आ रहे कि आपको पेपर में क्या करना है, आप इधर ये सीखने आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे नई चीज़ क्या सीखने को मिल रही है। इसके अंदर नई चीज़ को तलाश करें, बजाय इसके कि आपको पुरानी वही चीज़ें रिपीट कर करके दोबारा से वही रिपीट करना पड़े, वही सारा कुछ दोहराना पड़े, वही सारा कुछ बताना पड़े। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी आपको बता के चल जाऊँगी, अच्छा ये एक्सरसाइज करना, ये सवाल यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, यहाँ पे फलाना होना है, यहाँ पे ढमकाना होना है। मेरा भी कुछ नहीं जाएगा। एनीवे इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे 3.1 के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नई जर्नी के साथ और नई से नए नॉलेज के साथ। आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और जो मैंने आपको सवाल किया है उसका आंसर आप लोग ज़रूर ढूंढेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।